स्पर्शन रस, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणी। स्पर्श रस गंध घ्राण सत्ता तदर्था तदर्थः। मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तामेकम्। यत्तानामेकम्। वृद्धानि संगिनः समनस्तः विग्रहगतो कर्मयोग अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुरभ्य। एक समया विग्रह। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है और जिसका दूसरा अध्याय हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में हमने अभी तक बहुत सारे भेद प्रभेद समझे हैं। जीव के असाधारण भावों के भेद, जीव के भेद, संसारी जीव के भेद, उपयोग के भेद, और अब हमारा प्रकरण चल रहा है विग्रह गति, जिसमें हमने कल 25वें नंबर का सूत्र विग्रह गतौ कर्म योग ये समझा था। थोड़े से प्रश्न ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। विग्रह शब्द का क्या अर्थ है और गति शब्द का क्या अर्थ है? लतिका जी। जय श्री दीदी। विग्रह का अर्थ देह और गति का अर्थ गमन। हाँ, और दोनों मिलकर क्या बन गया? देह गमन, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन। हाँ, उसके समय उस दोनों के बीच का जो समय है वह विग्रह गति है। ठीक है। विग्रह गति कितने प्रकार की होती है? वंदना जी। जय श्री दीदी। हम्म। विग्रह गति 4 प्रकार की होती है। ऋजु गति, पाणिमुक्ता गति, लांगिक लांगलिक गति, व मुद्रिका गति। ठीक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। अब ऋजु गति किसे कहते हैं? संगीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, जो सीधी गत हो, बिना मोड़ के हो। और उसका एक समय होती है ऋजु गति। ठीक है। मोड़ रहित गति को ऋजु गति कहते हैं। यह एक समय की होती है और यह मुक्त जीवों की भी होती है और संसारी जीवों की भी होती है।
एक समय किसे कहते हैं? सरिता जी। एक समय नहीं मालूम मेरे को, कल मैं लिख ही नहीं पाई थी, आपने बताया था तो। मंजू जी। जयजगन दीदी, एक प्रदेश पर मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जो पुद्गल का गमन होता है मंद गति से, उसे एक समय कहते हैं। हाँ, अब बोलिए मंजू जी। स्पीकर लगाना पड़ता है ना, आवाज थोड़ी सी कम आती है इसमें। हाँ बोलिए। आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पुद्गल का जो गमन होता है, पुद्गल के प्रदेशों का जो गमन होता है मंद गति से, उसे एक समय कहते हैं। हाँ, सही बोला है क्या इन्होंने? अंजू जी। अरे अंजू जी, अपना ओपन कीजिए। चलिए। हाँ, सबको सही लगा है क्या? जिनको गलत लगा है, मतलब जिसमें कुछ मिस्टेक लगी हो, वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब हैंड्स डाउन कर लीजिए। इसमें एक परमाणु मतलब रेखा जी होना बोलिए। चाहिए, एक परमाणु बोला होना चाहिए, तो दो नहीं है। जैसे एक दीदी मैं परमाणु, बताऊं, का एक परमाणु। हाँ पुद्गल का एक एक परमाणु। बिल्कुल सही। हाँ, अंजू जी ने बता दिया है, बिल्कुल सही बताया है। इसमें पुद्गल के प्रदेश नहीं होते, पुद्गल का परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गमन करे मंद गति से, उसमें जितना समय लगे उसे समय कहते हैं। ठीक है। पाणी मुक्ता गति किसे कहते हैं? हाँ, अब बोलिए रेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म। जो गति एक मोड़ ले या किसी जीव ने एक मोड़ लिए यानी दो समय में पानी मुक्ता, एक मोड़ यानी दो समय हो गया, ठीक है। उसे पानी मुक्ता गति कहते ठीक। लांगली का गति किसे कहते हैं? अर्चना जी। लांगलिका में दो मोड़ा होते हैं और समय 3 समय या कम से कम 2 समय। नहीं, कम से कम की कहाँ बात आ गई? यदि 3 मोड़ अच्छा, लिए। 2 समय भी 3 समय लिखा है, फिर 2 समय भी लिखा है दीदी। नहीं, 2 समय नहीं लिखा है, 2 मोड़ लिखे हैं और 3 समय। इसमें लिखा अनाहरक काल, फिर अनाहरक काल नहीं होता है, फिर उसमें ऋजुगति में, फिर एक समय होता है पहले मोड़े में, और फिर 2 समय लिखा है इसमें लांगलिका में। पानी मुक्ता में 2 एक समय और लांगलिका में 2 समय लिखा नहीं, पाणी मुक्ता में 2 समय है। है, और इसमें 3 समय लिखा है और नीचे एक समय लिखा है। वो क्यों लिखा दीदी? किसने लिखा? कहाँ लिखा? देखो लांगलिका लिखा, फिर इसमें 2 मोड़ा, कौन से शास्त्र में लिखा है? किसमें से आप पढ़ रहे हो? तत्वार सूत्र है दीदी। कौन सा और वाला है? सूत्र तो है, कौन सा वाला है? ये वाला है दीदी, ये वाला। अब उसका मुझे पता नहीं है। सीधी सी बात यह है कि 4 प्रकार की गति होती है। तो पहली रिजु गति है, उसमें बिना मोड़ के होती है, उसमें एक समय लग जाता है। हाँ, फिर जो दूसरी है पाणी मुक्ता, उसमें एक मोड़ होता है, उसमें 2 समय लगता है। तीसरी में 2 मोड़ होते हैं, 3 समय लगता है।
और चौथी में 4 मोड़ होते हैं, और नहीं 3 मोड़ होते हैं और 4 समय। 4 समय लगता है। 3 मोड़ और 4 समय ऐसा। तो वो अनाहरक के लिए दिया होगा फिर दीदी, अनाहरक के लिए अधिक से गति में अधिक, अनाहरक। अधिक से अधिक 3 समय तक अनाहारक रहता है जीव, रहता है। अधिक से अधिक की बात है वो, है ना। उसको आप थोड़ा ठीक करना, गलत लिख दिया हो तो आपने। चलिए, अभी कौन सी हुई हमारी लांगली का गति। अब गौमूत्री का गति कौन बताएगा? हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी जिस गति में 3 मोड़ लेने पड़े व 4 समय लगे, वह गौमूत्री का गति कहलाती है, और यह गति गाय के मूत्र के समान होती है। हाँ, अभी उसको आपको थोड़ा सा ठीक करके लिखना पड़ेगा। अभी उस पर जी आती हूँ मैं वापस, है ना। जी अभी पहले अब आहारक और अनाहारक की बात चला लेते हैं। अभी इन्होंने, अर्चना जी ने बोला है तो वो भी प्रश्न पूछ लेती हूँ मैं आप सभी से। आहारक किसे कहते हैं और अनाहारक किसे कहते हैं? सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र, आहारक, औदारिक, वैक्रियक व आहारक, इन तीनों शरीर का योग्य पुद्गल परमाणुओं का आना या ग्रहण करना आहारक कहलाता है। हाँ आहार, हाँ ठीक है। और अनाहारक, इन तीनों शरीर का योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण न करना अनाहारक कहलाता है। हाँ विग्रह गति में इन तीनों शरीर का पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण नहीं है। हाँ, इसलिए इसीलिए विग्रह गति में अनाहारक होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, पूरा विषय आ गया इसमें। आहारक और अनाहारक के संदर्भ में जो भी बात हुई है। विग्रह गति में जीव अनाहारक रहता है क्योंकि इसमें ये जो 3 शरीर हैं उनके योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता है जीव, इसलिए उसे अनाहारक कहा है। और यहाँ पर आहारक और अनाहारक का मतलब भोजन ग्रहण करना या भोजन छोड़ना, वह आहार के मीनिंग नहीं है यहाँ पर। यहाँ आहारक मतलब औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु का ग्रहण करना वो आहार है, और नहीं ग्रहण करना वो अनाहारक। तो जीव को अनाहारक कहा है, मतलब जीव अधिक से अधिक 3 समय तक अनाहारक रहता है। मतलब 3 समय तक जीव के इन शरीरों संबंधी कोई भी कर्मों का आश्रव नहीं होता। इतना सा है उसका ये। और अच्छा, तो क्या आश्रव बिल्कुल भी नहीं है? यदि वह वहां पर जीव अनाहारक के विग्रह गति में, तो क्या उसे आश्रव नहीं होता? निराश्रव हो जाता है जीव। हाँ सुनीता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म, दीदी विग्रह गति में जीव के कार्बन शरीर तो रहता है ना? पूछ रहे हो आप, बता रहे हो? प्रश्न मैंने पूछा, उत्तर देना है आपको। नहीं, मैं प्रश्न पूछ रही थी आपसे। नहीं तो अभी तो मैंने प्रश्न पूछा है ना, पहले उसका उत्तर चाहिए मुझे। चलिए मंजू जी बोलिए। दीदी आश्रव तो होता है। कारण आत्मा के प्रदेशों के स्पंदन को योग कहते हैं, और इस स्पंदन के समय कार्बन शरीर निमित्त रूप है, इसलिए उसे कर्म योग अथवा कार्बन का योग कहते हैं। और इसलिए विग्रह गति में भी नए कर्मों का आश्रव होता है। हाँ ठीक है, मतलब सरल शब्दों में कहें तो कार्बन और तेजस शरीर, दोनों शरीर होते हैं। केवल कार्बन ही नहीं, तेजस शरीर भी होता है विग्रह गति में, इसलिए वहां पर कर्मों का आश्रव तो होता है, उनके संबंधी कर्मों का आश्रव होता है। लेकिन बाकी जो 3 शरीर है उन संबंधी पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता, इसलिए उसे अनाहारक भी कहा है वहां पर। ठीक है सुनीता जी, आपके प्रश्न का उत्तर भी आ गया इसमें। चलिए अब
ये जो कल अपन ने 4 गतियां समझी थी, उसको थोड़ा सा अपन और समझ लेते हैं। पहली कौन सी है? ऋजु गति। तो ऋजु गति को क्या एक और नाम बोला था ऋजु गति का, किसी को याद है? जी हाँ, अविग्रह गति। नहीं 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 नहीं, अभी तो वहां नहीं पहुंचे अपन। सरिता जी बोलिए। दीदी ईशु गति है। वेरी ईशु गुड। गति। हाँ, ईशु गति। दूसरा नाम उसका, ऋजु गति का दूसरा नाम ईशु गति भी है। तो इसका नाम ईशु गति क्यों है? क्योंकि ईशु का मतलब है तीर या बाण। तो जैसे बाण छोड़ा या बाण धनुष में से तीर छोड़ा ऐसा, तो वो सीधा अपने स्थान पर जाकर लगता है। ऐसे ही यह जीव जो ऋजु गति से गमन करता है, वह सीधा अपने स्थान पर जाकर जन्म लेता है। मतलब एक ही समय में सीधा जीव अपने स्थान पर पहुंच जाता है, इसलिए इसे ईशु गति या ऋजु गति कहते हैं। क्योंकि ये मोड़ रहित है। अब इसे बाण छोड़ा तो उसमें ऐसे घूमते हुए तो नहीं जाता, सीधा जाता है, बिल्कुल मोड़ रहित होता है, उसमें एक भी मोड़ नहीं होता। ऐसे ही ऋजु गति में भी एक भी मोड़ नहीं होता। ये हो गई ऋजु गति। दूसरा, पाणी मुक्ता गति। अब इसका नाम पाणी मुक्ता क्यों है? इसका कारण है, पाणी शब्द का अर्थ है हाथ, हथेली, पाणी, और मुक्ता, मुक्ता मतलब फेंकना। तो पाणी मुक्ता मतलब हाथ से कोई चीज फेंकना। तो जैसे हमारे हाथ में बॉल है, तो हमने उसको फेंका, बॉल को, गेंद को फेंका, तो वह एक जगह टकरा के फिर ऊपर आ जाती है ना। मतलब वो जमीन पर हमने फेंकी, तो वो बॉल हमने हाथ से फेंकी या कोई भी चीज हमने हाथ से फेंकी, तो एक बार जमीन से टकराकर फिर ऊपर आती है। ऐसे ही जो ये पाणी मुक्ता गति है, उसमें क्या होता है कि जीव अपने स्थान से जाता है, एक मोड़ लेता है, और फिर अपने जहां पर उसका जन्म होना है, वहां अपने स्थान पर पहुंच जाता है एक मोड़ लेने के बाद। इसलिए इसे पाणी मुक्ता गति कहते हैं। और चूंकि एक मोड़ लिया है, इसलिए इसमें एक समय लगता है, बीच में एक समय लगता है, दूसरे समय में अपने स्थान पर पहुंच जाता है। मोड़ के कारण एक समय और लगता है, पहले एक सीधा आया फिर मोड़ लिया, तो कितने हो गए? 2 समय हो गए। और ऋजु गति में एक समय था, यहाँ पर 2 समय हो गए। तीसरी है लांगलिका गति। अब लांगलिका किसे कहते हैं? तो लांगलिका कहते हैं हल को। हल होता है ना, हल का आपने बचपन में ह से हल, अनार का पढ़ा था ना, तब उसमें ह से हल तब देखा होगा, या फिर किसी ने साक्षात भी देखा होगा। तो हल कैसा होता है? ऐसे दो मोड़ वाला। तो ऐसे ही जिस जीव को यह लांगलिका गति होती है, उसमें यह जीव 2 मोड़ लेकर अपने जन्म स्थान पर पहुंचता है। इसमें 2 मोड़ है, तो कितने समय हो गए बीच में 2 समय हो गए। तीसरे समय में यह जीव अपने स्थान पर पहुंच जाता है। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? नमिता जी। दीदी मुझे ये पूछना था कि जीव पहले जो भी गति में जाएगा तो वो पहले सीधे ऊपर की तरफ ही जाके मोड़ लेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नीचे भी जा सकता है। अभी आएगी दिशाएं, 6 दिशाओं में गमन कर सकता है। विग्रह गति वाला जीव 6 दिशाओं में गमन कर सकता है, 10 दिशा में नहीं कर सकता, 6 दिशाओं में गमन कर सकता है। अभी अगला सूत्र आने वाला है अपना अनुश्रेणी गति, तो उसमें बताएंगे कि जीव गमन कैसे करता है विग्रह गति में, उसमें ये पूरी बात आएगी। तो हाँ, अनीता जी बोलिए, क्या प्रश्न है? जैसे भी कल आपने ना 3 मोड़ और 2 समय बताया था। किसमें? पानी पता, ये लांगिनेता गति थी ना, उससे 3 मोड़ और
3 समय बताया। नहीं नहीं, दो मोड़ होंगे तो 3 समय होगा। अच्छा और 3 मोड़ होंगे तो फिर 4 समय हो जाएगा। अच्छा, ठीक है जी। और इसमें भी देखो ऐसा है कि जैसे लांगलिका गति है तो इसमें 2 मोड़ हुए लांगलिका में, तो 2 समय, बीच में 2 समय लगे और तीसरे समय में तो अपने स्थान पर ही पहुंच जाएगा। तो टोटल 3 समय हुए। इस तरह उसको मिला के 3 समय हुए, मतलब तीसरे समय में जहां पर जन्म लेना है वहां पहुंच जाएगा। बीच में 2 समय हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है? गोमूत्रिका में तीन मोड़ लेते हैं। गोमूत्रिका में 3 मोड़ अभी होते अभी हैं। आ रहा है, गौमूत्रिका भी आएगा अभी। अभी तो ये समझ में आ गया क्या आपको लांगलिका? आगे। अब गौमूत्रिका गति में पहले तो देखो, गौमूत्रिका इसका नाम जो पड़ा है वो क्यों पड़ा है? क्योंकि जैसे गाय का मूत्र नीचे भूमि पर गिरते समय 3 मोड़ लेता है, उसी प्रकार 3 मोड़ लेकर जीव जब अपने जन्म स्थान पर पहुंचता है तो वह गौमूत्रिका गति कहलाती है। अब इसमें क्या हुआ? 3 मोड़ होने के कारण बीच में कितने समय लगे अनीता जी? 3 मोड़ होने के कारण बीच में कितने समय लगे? 4 समय भी हो सकता है। 4 समय भी हो सकता है दीदी। नहीं हो सकता है वाली बात नहीं। मंजू जी? 4 समय 4 समय। 4 4 समय होता है। समय। 1 2 3 4। आप लोग प्रश्न ध्यान से सुना करो, मैंने क्या पूछा है? 3 मोड़ होने के कारण बीच में कितना समय लगा? 3 समय दीदी। हाँ, 3 मोड़ होने के कारण बीच में 3 समय लगा और चौथे समय में तो अपने जन्म स्थान पर पहुंच गया। तो इस तरह से कुल टोटल 4 समय लगे उसको, मतलब लांगली का ये गौमूत्र का गति के समय कितना है? तो 4 समय। और उसको बीच में कितना समय लगा? तो बीच में 3 समय लगा और चौथे समय में अपने जन्म स्थान पर पहुंच गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो आप कि जो ऋजु गति है, जैसे जीव का, अब आप ये समझ लीजिए, जीव का मरण यहां पर हुआ, ठीक है? अब यहां से सीधा ऊपर गया और यहां पर जन्म हुआ, तो वो कहलाई ऋजु गति। एक दूसरा कौन सी गति है? पानी मुक्त। पाणी मुक्ता। हाँ, तो पाणी मुक्ता में क्या हुआ कि जीव का मरण तो यहाँ हुआ है और उसको जन्मना यहाँ पर है, तो वो ऐसे नहीं जाएगा। दिखाई दे रहा है सबको? जन्म मरण यहाँ पर हुआ है और जन्म यहाँ पर होना है, तो वो जीव ऐसे टेढ़े में नहीं जाएगा। वो क्या करेगा कि पहले सीधा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से मोड़ लेगा और फिर ऐसे होकर फिर यहाँ जन्म लेगा। तो एक मोड़ वाली ये गति पाणी मुक्ता गति कहलाएगी। ठीक है शोभा जी, आ रहा है समझ में? 2 गति समझ में आ गई। एक तो सीधा ऊपर गया था, एक ऐसे होकर और फिर ऐसे गया, 2 गतियां हो गई। अब तीसरी है लांगलिका गति, है ना? इसमें क्या हुआ कि जीव का जन्म मरण यहाँ पर हुआ और उसको जन्मना है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा कि पहले यहां तक सीधा गया, फिर ऐसा मोड़ा, फिर ऊपर गया, 3 मोड़ हो गए। तो 2 मोड़ हो गए। 3 मोड़ हो गए ना दीदी? हाँ 3 मोड़ हो गए। 1 मोड़ हो गए। 2 और 3। हाँ 3 मोड़ हो गए। वो वहां पर अपने जन्म स्थान पर पहुंच गया। तो 3 मोड़ वाली गति कौन सी है? लांगलिका गति। अब चौथी कौन सी है? गौमूत्रिका गति। 2 मोड़ है दीदी, लांगलिका में 2 मोड़ है। हाँ 1 और 2 समय 2 मोड़ है। हाँ ठीक है, 2 मोड़। लांगलिका में 2 है और पाणी मुक्ता में 2 मोड़ है। नहीं, पाणी मुक्ता में 1 मोड़ है, क्योंकि ऋजु गति थी वो तो बिना मोड़ की थी। उसके बाद पाणी मुक्ता आई, उसमें 1 मोड़ आया और फिर लांगलिका में 2 मोड़ है। अब गौमूत्रिका में 3 मोड़ है। वो कैसे है?
देखो जन्म मरण स्थान ये है और उसको जन्मना है यहां पर, ठीक है। तो वो ऐसा तो जाएगा नहीं, अब वो क्या करेगा? सीधा सीधा जाएगा भी, पहले। सीधा कैसे जाएगा? पहले सीधा जाके फिर सीधा जाएगा। नहीं, सीधा भी नहीं जाएगा। अभी तो ये क्योंकि गोमूत्रिका गति है ना, मूत्रिका गति को गोमूत्रिका गति क्यों कहा है? क्योंकि जैसे वो मतलब टेढ़ा मेढ़ा गिरता है ना मूत्र, ऐसे ये टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। तो ये जन्म, ये मरण स्थान है। तो और जबकि जन्मना इधर है, तब भी वो इधर जाएगा पहले, इस तरफ। अच्छा पहले। फिर यहां ठीक से है। सीधा ऊपर यहां तक आ गया, फिर यहां से फिर यहां, नीचे और फिर यहां से टेढ़ा, ऐसे जाएगा, मतलब 3 मोड़ आगे हो गए। ऐसा। यहां था, कुछ बोर्ड वगैरह होता ना तो और अच्छे से समझ सकते थे आप, पर अब जितना भी समझ में आ रहा है, मतलब ये मरण स्थान है उसका। यहां से यहां गया, फिर ऊपर आया, फिर इधर आया, और फिर उसको आगे जब बनना था ना तो वहां गया। तो इतने सारे ये मोड़ हो गए। कितने मोड़ हो गए? 3 मोड़ हो गए। 3 मोड़ हो गए। और समय कितने हो गए? 4 समय। 4 समय। ठीक है, तो ये चारों गतियां समझ में आ गई सबको? दीदी अच्छे से करेंगे। अच्छी से समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हमने 4 गतियों का देख लिया है। अब ये वाला सूत्र हमारा हो गया है पूरा। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। पर 26 नंबर का सूत्र है। अनुश्रेणी गति। हाँ, हेडिंग क्या है इसका? विग्रह गति में जीव और पुद्गलों का गमन कैसे होता है। अभी नमिता जी ने प्रश्न भी पूछा था ना, कैसे होता है वो बता रहे हैं हम यहाँ पर। अभी तो ये बताया है कि इस तरह इस तरीके से जा सकता है। अब वो गमन कैसे होता है ये बता रहे हैं। अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी। अच्छा, प्रश्न भी है क्या कुछ अभी? हाँ बोलिए शोभा जी। दीदी जय जी ने जैसे ये 4 प्रकार की गतियां बताई गई हैं, तो इसमें कुछ ऐसा है कि नरक गति के लिए अलग है, मनुष्य गति के लिए अलग है, नहीं तिर्यंच गति के लिए अलग मोड़ है, ऐसा कुछ है कि नहीं नहीं, ऐसा हर बिल्कुल गति नहीं है। हर ऐसा, गति में 4 मोड़ होते हैं? हाँ, हर गति में 4 मोड़ हो सकता है। कोई भी मोड़ हो सकता ये है किसी भी जीव का। किसी भी जीव का कोई भी मोड़ हो सकता है। तभी तो इतनी सारी गतियां बन पाएगी। गोमूत्रिका गति कैसे बनी? यहाँ से, या मध्य लोक से या नरक से गया तो नरक में ही इधर चला गया, फिर ऊपर आ गया स्वर्ग में, स्वर्ग में फिर इधर आ गया, और इधर में भी उधर आगे जन्म लेना था उसको तो वहां पहुंच गया। तो वो मध्य लोक से भी जा सकता है, नरक से भी जा सकता है, जहां पे भी मरण हो वहां से अरे देवगति में जाएगा तो नरक भी जा सकता है। मतलब हाँ, अधोलोक में जाएगा, फिर बाद में उधर देवलोक में जाएगा, ऊर्ध्वलोक में। हाँ। अब ये जो मोड़ अपन ने देखे ना उसमें यही तो है। देखो अभी इसमें आगे वाले में और समझ में आ जाएगा अनुश्रेणी गति में, कि ऊपर से नीचे भी जाता है, नीचे से ऊपर भी जाता है, दोनों तरह के हैं। दिशाएं बताइए ना, सब तरह की दिशाएं हैं। अच्छा, अभी बताएंगे। अनुश्रेणी गति ही। हाँ भाई, और भी कोई प्रश्न है क्या? रेणु जी, कुंप्रभा जी बोलिए। दीदी नहीं, सॉरी, मेरा रह गया खुला हुआ। अच्छा, अब बंद कर लीजिए। कुंप्रभा जी बोलिए जल्दी। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी जो आपने अभी ये बताया था ना कि ये विग्रह गति में आश्रव होता है, हाँ, तो दीदी वो विग्रह गति में आश्रव कैसे होता है दीदी? ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा। वो तो पता है कि कार्बन शरीर भी है और तेजस शरीर भी है, लेकिन जीव का मतलब उसमें वहां उपयोग कैसा है, कैसे मतलब आश्रव होगा वहां पे? परिणाम तो चलते हैं ना। अभी यहाँ पर कोई जीव कोमा में है तो उसके आश्रय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है।
हो रहा है दीदी। क्यों हो रहा है? क्योंकि हाँ उसके परिणाम तो चल ही रहे हैं ना कंटिन्यू। राग परिणाम, द्वेष परिणाम, ऐसे शुभाशुभ के परिणाम चलते हैं उसके कंटिन्यू। निगोद में निगोदिया जीव है, तो उसके हमको हम देखेंगे तो क्या दिखाई देगा कि अरे तो हम तो मतलब एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास ले रहे में तो वो कितनी 18 बार जन्म मरण हो रहे हैं उसके। तो वो क्या सोच रहा होगा, उसके क्या परिणाम होंगे? उसके तो कोई परिणाम नहीं होंगे, हमें ऐसा लगता है। लेकिन परिणाम तो उसके भी चल रहे हैं वहां पर, पूरे राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं। चारों संज्ञाएं चल रही है, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं भी चल रही है। सब प्रकार के पाप चल रहे हैं वहां पर भी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हमें दिखाई नहीं दे तो परिणाम नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं। विग्रह गति में भी ये आश्रव होता है फिर। और विग्रह गति इतनी सी है देर में भी हाँ बहुत कम समय की उसमें भी आश्रम होता है। उसमें भी आश्रव होता है। यदि उसमें आश्रव नहीं हो तो फिर मुक्त हो जाएगा ना जीव। और कारमान शरीर साथ में है, तो कारमान शरीर हाँ मतलब 8 कर्मों का जो कर्म। बना हुआ शरीर है वो, तो कारमान शरीर है। उसके योग्य पुद्गल कर्म आ ही रहे हैं। अभी जीवन में भी अपने एक समय भी ऐसा नहीं होता है कि जब कर्मों का आश्रव नहीं हो रहा है। प्रति समय हो रहा है, प्रति समय। ऐसे ही विग्रह गति में भी प्रति समय आश्रव हो रहा है। ठीक है उनका दीदी। नहीं होगा नो कर्म वाले परमाणुओं का, लेकिन ये कर्म वाले परमाणु परमाणुओं का तो होगा। तेजस का भी होगा, और नो कर्म तेजस का और कारमान शरीर दोनों का। परमाणु शरीर। ठीक है दीदी। हाँ चलिए, अब आ जाइए अनुश्रेणी गति 26 नंबर के सूत्र पर। सामान्य अर्थ है जीव पुद्गलों का गमन श्रेणी के अनुसार ही होता है। जीव पुद्गलों का गमन श्रेणी के अनुसार ही होता है। हाँ टीका पढ़नी है। समता भाभी पढ़िए। जय जिनेन्द्र जी। श्रेणी लोक के मध्य भाग से ऊपर नीचे तथा त्रियंग दिशा में क्रमशः हारबंद रचना वाले प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। नंबर 2, विग्रह गति में आकाश प्रदेशों की सीधी पंक्ति पर ही गमन होता है, दिशा में गमन नहीं होता है। जब उद्गल का शुद्ध परमाणु अति शीघ्र गमन करके एक समय में 14 राजु गमन करता है, तब वह श्रेणी वर्ग सीधा ही गमन करता है। नंबर 3, उपरोक्त श्रेणी की 6 दिशाएं होती हैं। नंबर 1, पूर्व से पश्चिम। नंबर 2, उत्तर से दक्षिण। नंबर 3, ऊपर से नीचे तथा अन्य 3 उससे उल्टे रूप में, अर्थात पश्चिम से पूर्व। नंबर 5, दक्षिण से उत्तर। और नंबर 6, नीचे से ऊपर। ये प्रश्न भी पढ़ना दीदी। हाँ ये जीव अधिकार है, तब फिर इसमें पुद्गल का विषय क्यों लिखा गया है? उत्तर, जीव और पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए तथा यह बताने के लिए कि जीव और पुद्गल दोनों अपनी स्वतंत्र योग्यता से गमन करते हैं। पुद्गल का भी विषय क्या है? हाँ देखिए, हाँ जी देखिए, सबसे पहले तो यह है ये जो हमने विग्रह गति का हमारा जो विषय चल रहा है ना, इसको विग्रह गति क्यों कहते हैं यह भी हमने समझ लिया। मतलब जिस अवस्था में कर्म का ग्रहण होने पर भी नो कर्म का ग्रहण नहीं होता, वह विग्रह है, इसलिए इस गति को विग्रह गति कहते हैं। और
हाँ, अनुश्रेणी गति मतलब गति श्रेणी के अनुसार होती है। इसका बहुत सुंदर विश्लेषण रामजी भाई ने लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो विश्व में कितने द्रव्य हैं। विश्व में 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्यों में 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। पहले तो ये बताइए, ये किसको किसको क्लियर है? 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं? अगर अभी ये नहीं पता है तो फिर अपन आगे की बात कैसे करेंगे ना, ये तो सबको पता होना चाहिए। नमिता जी।